हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आप बिहार एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है साइंस का पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। एग्ज़ाम में आएंगे ये क्वेश्चन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपके साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस बताए जाएंगे और आगे इस बुक के सारे जो क्वेश्चन जो है बताए जाएंगे। अगर इस बुक के सारे क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम पहला क्वेश्चंस को देखेंगे कि पहला क्वेश्चंस क्या कहते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। तो देखिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। तो बोलता है कि अर्थ का गुरुत्वाकर्षण जो होता है मून के गुरुत्वाकर्षण के रेशियो में कितने गुना अधिक होता है। तो ये होता है 6:1। इट मीन्स अब हमसे पूछा क्या है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का कितना गुना होता है 6:1, यानी पृथ्वी अर्थ का कितना होता है 6 गुना अधिक होता है। तो 6 गुना आंसर कहाँ होगा 6, यानी कि सी होगा आंसर। पहला का आंसर क्या होगा सी होगा। यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक होता है 6 गुना अधिक होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। एक अश्वशक्ति लगभग कितने बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितने होते हैं 746 वाट। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक यानी कॉमर्शियल यूनिट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसको कॉमर्शियल यूनिट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किलोवाट घंटा जो होता है उस किलोवाट घंटा को हम लोग क्या करते हैं कॉमर्शियल यूनिट यानी व्यापारिक मात्रक के रूप में, व्यापार जो होता है उस व्यापारिक मात्रक के रूप में हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। यानी 3 का आंसर क्या होगा तो डी होगा 3 का आंसर। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं आसानी से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए पहला लिखा हुआ क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो जब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें तो आप क्या मारेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करेगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, हाइड्रो यानी पानी जल, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जल की स्थितिज ऊर्जा। जब भी हाइड्रो वर्ड यूज किया जाए तो हाइड्रो का मीन्स नहीं होता है क्या पानी, तो क्या होता है जल की स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा आंसर जल की स्थितिज ऊर्जा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसी विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो जल की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, डैम में क्या किया जाता है पहले जल को स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है मोशन में छोड़ा जाता है, उसके बाद क्या होता है उसको रिलीज किया जाता है, तब जाके क्या होता है डायनेमो पे स्पीड से तब क्या होता है बिजली उत्पन्न होता है। तो किसको जल की स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, आगे देखिए आराम से धीरे धीरे अपना काम कीजिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है। पृथ्वी के तल से क्या कह रहा है, पृथ्वी के तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो कहता है कि प्रक्षेपण पर किए जाने वाले स्थान पर, हम लोग जहाँ से किसी रॉकेट को छोड़ रहे हैं उस स्थान पर ये क्या करता है डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग किसी खास स्थान से, जैसे कि आंध्र प्रदेश में एक स्थान है श्रीहरिकोटा, वहाँ से हम लोग छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उस स्थान से डिपेंड करता है, किसी प्रक्षेपण किए जाने के किसी स्थान खास स्थान पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रक्षेपण किए जाने वाले खास स्थान पे डिपेंड करता है। ठीक है, पलायन वेग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डायनेमो का कार्य है, डायनेमो का क्या कार्य है देखेंगे हम लोग। डायनेमो का क्या कार्य है, तो डायनेमो का कार्य है, तो आप जब डायनेमो लिखेंगे तो देखिए DY डायनेमो। अब यहीं पे आपको बन जाएगा डायनेमो का काम है। तो एम लास्ट वर्ड देखिए मो, एम यानी ये क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को
जो ओ है लास्ट देखिए, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी डायनेमो का क्या काम है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो यानी कि 6 का आंसर क्या होगा, सी होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की काम करता है कौन, डायनेमो। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आराम में एक स्थान आराम में क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कि आराम में एक स्थान गोला फटकर समान द्रव्यमान के टुकड़ा में विभाजित हो जाता है। दोनों टुकड़े क्या कहता है, देखिए पूरा क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेते हैं। आराम में एक अस्थिर गोला फटकर समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। दोनों टुकड़े क्या होंगे, समान वेग से विपरीत दिशाओं में चलेंगे। अब देखिए एक अस्थिर गोला है, समान द्रव्यमान यानी सेम ही मास के टुकड़े में बट गया है, तो क्या होगा, समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे। एक क्या हो गए अलग डायरेक्शन में और दूसरा एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे आप आराम से कर सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है। 5 kg द्रव्यमान के पिंड 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, कितनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमने बनाया है 6250 जूल होगा। ठीक है, कैसे होगा हम आपको बता देंगे और कौन फार्मूला लगेगा। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगेगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहला बात। अब देखिए 1/12 मिनट, तो 1/12 मिनट मीन्स कितना हुआ, तो 1/12 मिनट इंटू 60 डिवाइड करेंगे तो कितना आवर निकल गया कि आएगा। आप इसको निकाल सकते हैं कि 1/12 मिनट और हमको क्या निकालना है, आवर में। तो 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5 आवर आएगा। 1/5 आवर आएगा। 1/5 आवर आ गया। 1/5 आवर। अब क्या कर रहा है, बाकी हमको समय केस में चाहिए मिनट में, तो 60 से गुना करेंगे तो ये 5 सेकेंड आएगा। ठीक है, यहाँ से कट करते हैं। अब UT, तो U तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो 0 कर दीजिए, प्लस हाफ A कितना है, A निकालने के लिए क्या करें, F बराबर A में, तो A बराबर क्या होगा, F बराबर MA, तो A बराबर F/m, तो F कितना है 50/5, तो 10 हो जाएगा A। तो यहाँ कीजिए 10 और ये कितना हो गया, 5 आया था 5 और ये 2 से कट गया, तो ये कितना आया 25 आ गया। अब इसको हटाइए। अब S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से इधर पुट कीजिएगा तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2m होता है। अब कहता है एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, अगर पिंड हल्का होगा तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जब पिंड हल्का होगा, यानी मास जब हल्का होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। अगर मास जब भारी होगा यहाँ तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो किसकी, जब मास जो है हल्का होगा, यहाँ जितना वैल्यू मास का कम होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। इस फार्मूला में आप देखिए आसानी से, काइनेटिक एनर्जी का इक्वल टू क्या होता है, P²/2m। यहाँ मास जितना कम होगा, ठीक है, तो हल्के पिंड की। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर G गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। कहता है कि G जो है गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक कहाँ पे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि G का मान अधिक होगा ध्रुव पर, ये तो पता है, लेकिन ऑप्शन में ध्रुव है नहीं। ऑप्शन में क्या है, ध्रुव है नहीं, तो ऑप्शन में है क्या है, अंटार्कटिका में।
ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ये है ध्रुव पर ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, अंटार्कटिका के कैंप में, ठीक है। तो जी का गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहाँ होगा, 10 का आंसर डी होगा, अंटार्कटिका के कैंप में, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी ध्रुव होता है। 11वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। डाइन किसका मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक है न्यूटन फोर्स का। वाट किसका मात्रक है, वाट मात्रक है शक्ति का। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, एटम का एक क्या है, यूनिट है जिससे मिलकर ये बना हुआ है। आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कहता है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो हम लोग एक पढ़ते हैं कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन फ्रॉम टू अदर फ्रॉम इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो यानी द्रव्यमान ऊर्जा का नियम, यानी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, यानी हम लोग किसी भी चीज़ का ना तो बना सकते हैं और नहीं सर्जन कर सकते हैं। यही कहता है कुछ नहीं में से और कुछ सर्जन किस नियम का विधान, न तो कुछ बना सकते हैं और नहीं तो कुछ सर्जन, यानी नहीं तो कुछ हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण हो गया, ठीक है। आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है। बायोमास ऊर्जा नहीं है, बायोमास ऊर्जा कहेंगे किसको, ठीक है, जो जीव जंतु पेड़ पौधा से मिलकर बना हुआ एनर्जी है उसे बायोमास ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कौन बायोमास ऊर्जा नहीं है, तापीय ऊर्जा। अब तापीय ऊर्जा जिससे ताप से बना हुआ होता है, तो ताप से कोयला वोयला सब बना होता है। अब कोयला किससे बनता है, जो दब के बना होता है, लकड़ी सब, तो लकड़ी भी तो इसमें तो जान होता है, तो ये चलिए नहीं होगा आंसर। फिर जल विद्युत नहीं होगा, भूतापीय नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा, देखिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कौन बायोमास ऊर्जा नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि ये न्यूक्लियर ऊर्जा है, न्यूक्लियर एटम से बने मिलकर बना हुआ होता है। तो ये बायोमास ऊर्जा नहीं है, ये किसी भी प्रकार के इसमें जो है जान नहीं होते, लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं। आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन जो है क्या कहलाएगा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। क्यों भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाएगा, देखिएगा, जब गर्म पानी के हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल, लिखा हुआ है हॉट स्प्रिंग, तो हॉट स्प्रिंग तो उसमें ऊर्जा हो गया, इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार का ऊर्जा क्या कहलाता है, भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा मीन्स हीट का इकाई नहीं है। तो देखिए कैलोरी है, जूल है, बीटीयू है, तो कौन नहीं है, फोन नहीं है। क्यों नहीं है फोन, क्योंकि फोन जो है ये ध्वनि का इकाई है, ऊष्मा का इकाई नहीं है। तो आंसर क्या होगा 15 का, डी आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 शक्ति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, सारे लोग जानते हैं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी जो है हमारा भ्रमण करता है, मूव करता है, तो इसका जो गति होता है वो गति कितना होता है, तो ये गति होता है 28 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 28 किलोमीटर। सोचिए 1 सेकेंड में 28 किलोमीटर जो है ये मूव कर जाती है हमारी पृथ्वी, और हमें पता नहीं चलता, हम इसी पे रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं रोड पे तो लिखा रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में मात्र हम लोग 40 किलोमीटर चला सकते हैं, 1 घंटा में, ठीक है, 60 मिनट में। और हमारा पृथ्वी 1 सेकंड में 28 किलोमीटर मूव कर जाती है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है, 28 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा सेकेंड, ठीक है, आवर नहीं सेकेंड, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1 केजी पदार्थ की तुल्य ऊर्जा, अगर 1 केजी पदार्थ की तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है। कहता है अगर 1 केजी पदार्थ की
ऊर्जा का हम तुल्य करें तो किस क्रम में होगा, कि जूल में अगर तुलना करें तो ये 10⁻17 जूल के क्रम में होगा। कितना होगा? 10⁻17 जूल के क्रम में होगा, यानी कि 18 का आंसर क्या होगा? सी होगा, 10⁻17 जूल के क्रम में होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उसमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। कहता है कि ये जो भी कण है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है, सब एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक संवेग किसका होगा। तो हमने पढ़ा है संवेग इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। संवेग बराबर क्या पढ़ा है? मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे पहले पता करेंगे ये ऑप्शन में। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जब सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होता है तो सबसे ज़्यादा संवेग भी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। तो 19 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 19 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड एक मशीन द्वारा चलाया जाता है जो 30 समय तक स्थिर रहता है, 30 समय तक स्थिर रहता है, शक्ति प्रदान करता है, पिंड द्वारा चली गई समानुपाती होती है। तो ये होता है T⁻3/2। हमेशा याद रखिए कि एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है और जो 30 समय तक शक्ति प्रदान करती है और मशीन द्वारा चली गई समानुपाती होगी T⁻3/2, यानी कि 20 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 20 का आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से सही कथन को चुनें। जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर चुनना है, यानी सब गलत है ऑप्शन, एक ऑप्शन सही है उसी को चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि द्रव्यमान हमेशा अस्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा अस्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। हाँ, ये सही है, हमें लग रहा है ऐसा, ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, द्रव्यमान हमेशा बदलता है, मास बदलता है जबकि भार स्थिर रहता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है, ये गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो गया? 21 का आंसर क्या हो गया? 1 हो गया आंसर ए। ठीक है, आगे देखते हैं 22 का आंसर क्या होगा। 22 नंबर यहाँ है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर किसी वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा, इसमें से कुछ नहीं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग क्या होता है? अधिक होता है चंद्रमा पर। कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है जबकि मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा? मून के अपेक्षा। और हमारे यहाँ एस्केप वेलोसिटी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इसको देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन से आप इसको देखिए। जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा U है, का मान U है, और उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ मत कीजिए। ये जो 10 दिया है उसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? 100। और ये 2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? 4। इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 25। और इसका आंसर हो जाएगा 25 यूनिट। कितना हो जाएगा 23 का? 25 यूनिट, यानी आंसर हो गया डी। कितना होगा आंसर? डी, यानी 23 का आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे चलिए। अच्छा, इस किस फॉर्मूला पे बना? तो हाफ mv² पे, हाफ mv² पे। और यहाँ हाफ दोनों में था कॉमन, इसलिए मैंने इस दोनों को छोड़ दिया और v² दोनों का ले लिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे करिए। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। चलिए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, हाफ mv², और गतिज ऊर्जा दोगुना कर देंगे तो 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 24 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आगे चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है?
एक यूरोप के वैज्ञानिक था, उसने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता था। ऐसे पहले अफवाह था कि क्या करता है, सूर्य जो है चक्कर लगाता है, लेकिन एक यूरोप का वैज्ञानिक आया, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये कौन सा वैज्ञानिक था? ये वैज्ञानिक था आपका कॉपरनिकस। कौन था? कॉपरनिकस। कौन वैज्ञानिक था? कॉपरनिकस। याद रखिएगा, कॉपरनिकस। तो 25 का आंसर क्या होगा? ए। 25 का आंसर क्या होगा? ए। आगे चलिए 26। 26 क्या कहता है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान मास को क्या किया गया है? आधा कर दिया जाए, और चाल दुगनी कर दिया जाए, वेलोसिटी को क्या किया गया है? दुगनी कर दिया जाए, तब गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए, आइए कर देते हैं। मास को आधा कर देते हैं और चाल को क्या करते हैं? दुगनी कर देते हैं। तो पहले क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर था, हाफ एम वी स्क्वायर था। अब क्या करेंगे? हाफ के हाफ रहने देंगे। अब मास को क्या करेंगे? आधा, यानी m/2 कर देंगे, और ये इसको क्या करेंगे? वेलोसिटी को दुगना कर देंगे। तो वेलोसिटी 2v है, तो 2v का क्या होगा? 4 हो जाएगा, और v का स्क्वायर हो जाएगा। v का क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर हो जाएगा। तो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अब ये 2 से 2 2 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और जो हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आपका हो जाएगा? 26 कर रहे हैं अभी हम लोग क्वेश्चंस, कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दुगनी कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ठीक है, तो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। 26 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आगे चलिए। 27 क्या कहता है? 27 क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, अब हम कोई वस्तु को मुक्त रूप से, फ्री रूप से छोड़ देते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा मीन्स क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की ये बात कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। तो कुल नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप हमेशा याद रखिए कि कुल ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कुल ऊर्जा क्या होगी? नियत रहेगी। ठीक है, अब बीच में क्या होता है? कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। जब हाइट ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब हाइट कम रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब हम दोनों को अंतिम में जोड़ेंगे इंड में, तो क्या होगा? कांस्टेंट आएगा, नियत वैल्यू आएगी। तो ठीक है, जब कोई वस्तु को मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिराएंगे तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? कांस्टेंट आएगी लास्ट में। ठीक है, आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है। आंसर एक होगा, ए होगा। क्या होगा? जब दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, क्या होगा? बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल है आइसक्रीम। ठीक है, हम लोग जो उसमें नमक मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक दाब में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? वो बढ़ जाता है, जिस कारण वो जल्दी पिघल नहीं पाता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी वस्तु का पृथ्वी के सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो हमने क्या बताया था? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 29 का क्या होगा? बी हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहाँ चला गया? 30 नंबर यह है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? ये जीके भी है और ये साइंस में डाला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का निर्माण होता है वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि ये एक ग्राफ है 31 नंबर क्वेश्चन, कि यदि एक कण है, एक बिंदु के दरमियान m1 ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र बिंदु ए बी से 3 अलग अलग 1 2 3 ले जाने पर किया गया कार्य W1 W2 W3 है, और W1 और W2 को सही संबंध क्या होगा? तो हम बता देते हैं, ये तीनों बराबर होगा। तीनों W1 = W2 = W3 तीनों क्या होगा? बराबर होगा। और इसका ऑप्शन आपका इधर दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। यानी 31 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है,
आगे 32 देखते हैं कि बांध में संग्रहित जल युक्त होते हैं, जो बांध होते हैं, डैम होते हैं, उसमें जो संग्रहित वाटर होते हैं, स्टोर वाटर होते हैं, कौन सा होते हैं, कौन सा ऊर्जा होते हैं? तो ये कौन सा ऊर्जा होते हैं? आप स्थितिज ऊर्जा होते हैं। कौन सा ऊर्जा होते हैं? स्थितिज ऊर्जा होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, स्थितिज ऊर्जा होते हैं। 32 का क्या होगा आंसर? सी होगा, स्थितिज ऊर्जा होते हैं। आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, जो ऊर्जा है उसका एसआई मात्रक क्या होगा 33 का? तो जूल होता है। लास्ट क्वेश्चन से, इसके बाद सारे क्वेश्चन खत्म है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? 34 कह रहा है, तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा जब प्रवाहित करेंगे स्प्रिंग में तो स्प्रिंग क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, संकुचित हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, सारे बुक का पीडीएफ आपको अवेलेबल कराएंगे। ये बुक के सारे सोल्यूशन आपको बिहार एसएससी के लिए कराया जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज यहीं तक, थैंक यू।